हाँ, तो सब लोग रेडी हो जाइए। पिछला वीडियो में हम लोग 6 पैराग्राफ, आज हम लोग 7 पढ़ेंगे। 7 से हम लोग आगे तक बढ़ेंगे। तो चलिए सब लोग देखेंगे और समझेंगे ध्यान से। कह रहा है कि 7 पैराग्राफ में कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस। ध्यान समझना बाबू लोग। कह रहा है कि दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड यूजलेस इनकम्बरेंस। जो हमारे पुराने लोग थे वे लोग आगे तर्क किए थे कि जो लार्ज सिटीज होते हैं, लार्ज सिटीज मतलब बड़े बड़े जो शहर होते हैं, वो देखो हमारे पूर्वज लोग बड़े बड़े शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, वही चीज को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वे लोग आगे बताए हैं कि लार्ज सिटी वर स्नेयर, की बड़े बड़े जो शहर होते थे ना वो स्नेयर के समान होते थे। स्नेयर मतलब होता है जाल या फंदा। क्या चीज के समान होता था बड़े बड़े शहर? जाल या फंदा। आगे बताए हैं कि मतलब क्यों जाल या फंदा उसको कह रहे हैं। यूजलेस होता था, निरर्थक होता था, बेकार होता था। इनकम्बरेंस विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती थी शहर में। एंड दैट पीपल विल नॉट बी हैप्पी इन देम। उन लोग मानते थे कि बड़े बड़े शहरों में मनुष्य कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता है, कभी भी खुश नहीं रह सकता है। और क्या, दैट देयर वुड बी गैंग्स, क्योंकि वहां रहता है गैंग्स और थीव्स। गैंग मतलब गिरोह और थीव्स मतलब चोर। बड़े बड़े शहरों में ही देखा जाता है चोरों का गिरोह, डाकुओं का गिरोह, विभिन्न प्रकार के वेश्यावृत्ति, जितना भी गलत काम होता है वो सब कहाँ होता है? शहरों में होता है, बड़े बड़े शहरों में होता है। हमारे पूर्वज लोग बड़े बड़े शहरों से नफरत करते थे। वे लोग गांवों में ही रह करके सेटिस्फाइड रहते थे, गांवों में ही रह करके संतुष्ट रहते थे। क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग जहां भी रहे, जैसे भी रहे, गांव में ही रहे। क्योंकि गांव में रहने से वे लोग जो है ना एकदम इंडिपेंडेंटली रहते थे और वे लोग संतुष्ट रहते थे। घरेलू वातावरण में वो लोग उसका माहौल में रहते थे और उसका आनंद उठाते थे। तो वही कह रहा है कि हमारे पूर्वज लोग जो थे वो बड़े बड़े शहरों को जाल या फंदा के समान मानते थे और विभिन्न प्रकार के निरर्थक बाधाएं वहीं होती थी। एंड द पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम। और उनका कहना था कि जो लोग हैं वो बड़े बड़े शहरों में खुश नहीं रहते। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहां रहता है गैंग्स ऑफ थीव्स। गैंग्स के मतलब गिरोह और थीव्स के मतलब चोर। चोर ही नहीं, आगे देखो रॉबर्स का भी जिक्र किए हैं। चोरों और डाकुओं का गिरोह कहाँ रहता था? तो बड़े बड़े शहर। रहता था नहीं, अभी भी रहता है। प्रोस्टिट्यूशन वही वेश्यावृत्ति, जितना भी गलत काम होता है सब बड़े बड़े शहरों में होता है। एंड वाइस फ्लोरिशिंग, और जितना भी पाप पनपता है वो सब बड़े बड़े शहरों में ही पनपता है। एंड द पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, और गरीब लोगों को लूटा जाता है। गरीब लोगों को लूटा जाता है किसके द्वारा? तो बाय द रिच मैन। किसके द्वारा? और सच में देखो बात हकीकत है कि शहर में रहने वाले, भले ही थोड़ा समय के लिए तुमको लगेगा कि हम शहर में रह रहे हैं तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा सोचना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि शहर में जो रहने वाले लोग हैं या फिर शहर में घर बना करके, घर बसा करके रहने वाले लोग हैं, तुम देखा होगा कि मान लो कोई बगल में पड़ोसी है शहर में, मतलब शहर में सब एक जगह से लोग नहीं रहता है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। पड़ोसी है तुम्हारा बगल में ही है, उसका घर है, और तुम्हारे घर में अगर किसी प्रकार की विपत्ति आ जाए या मान लो रात या में जो है ना चोरी या डकैती होने लगे, तो तुम कितनों चिल्लाते रहो लेकिन बगल से वो आदमी आने वाला नहीं है। यही स्थिति है बड़े बड़े शहरों की। लेकिन वही देखा जाए गांव में, तो गांव के देखो स्थिति क्या होता है। एक घर में समझो मान लो चोरी डकैती होता है और पूरा एरिया जान जाता है, जानता है कि नहीं? तो वही चीज बताए हैं कि मतलब जो है ना शहर में रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं, हमारे पूर्वजों का कहना है। और क्या होता है, गरीब लोगों को धनी लोगों के द्वारा लूटा जाता है। They therefore satisfied with a small village। इसी प्रकार हमारे पूर्वज लोग जो थे वो सेटिस्फाइड रहते थे। सेटिस्फाइड रहते थे मतलब संतुष्ट रहते थे विथ अ स्मॉल विलेज। क्या चीज से संतुष्ट रहते थे? तो छोटे छोटे गांवों में ही रह करके हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे। बड़े बड़े शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मतलब जो जितना भी चोरी डकैती हुई, जितना भी गलत काम होता है वो सब कहाँ होता है? आगे देखो बाबू, दे सा दैट, वे लोग देखे थे, क्या देखे थे? कि किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इंफीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स। वे लोग देखे थे,
हमारे पूर्वज लोग देखे थे कि राजा और उनकी तलवारें, किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें जो थी ना वो इंफीरियर हो जाता था। इंफीरियर का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण हो जाना, फीका पड़ जाना। मतलब उस समय जो शहर में रहने वाले जो बड़ा से बड़ा राजा होते थे, बड़ा से बड़ा जो है ना मतलब कहीं किसी पर आक्रमण कर लेना, कहीं किसी व्यक्ति को जो है ना अपने जाल में फंसा लेना, इस प्रकार के जो लोग होते थे, राजा और उनकी जो तलवार थी वो फीका पड़ जाता था। किसके आगे? तो सोर्ट्स ऑफ इथिक्स, नैतिकता के जो तलवार होता है ना उसके आगे जीरो पड़ जाता था। इसलिए कि वो लोग शहर में रहते तो थे, लेकिन उनसे कई गुना अच्छा गांव में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जो ऋषि और फकीर होते हैं ना वो अच्छा होते थे, क्योंकि वो सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण थे। वो जानते थे कि गरीब लोगों की दर्द क्या होता है, वे लोग सब जानते थे। लेकिन वही चीज राजा को अगर देखा जाए तो राजा अपने तलवार के बल पर लोगों को सताने का काम करता था, लोगों की मजबूरी को नहीं समझता था। इसीलिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि राजा और उनकी तलवारें फीका पड़ जाता था। किसके आगे? तो इथिक्स के तलवार के आगे, जो नैतिकता है उसके तलवार के आगे शून्य पड़ जाता था। इतना ही नहीं, आगे देखो क्या कर रहा है। And they therefore held the sovereigns of the earth, और वे जो थे इस कारण से, मतलब जो धरती का जो सम्राट होते थे वो कम महत्वपूर्ण माने जाते थे। किसके आगे? तो टू द ऋषि एंड द फकीर। ऋषि फकीर समझो, ऋषि मुनि जो लोग होते थे उनके आगे राजा, भले ही इसके पास धन संपत्ति कितना हो क्यों न हो, लेकिन अगर नैतिकता के मामले में देखा जाए तो वो जीरो पड़ जाता था। किसके आगे जीरो पड़ जाता था? तो ऋषि और फकीर के आगे। भले ही उन लोग जंगल में ही रहता था, लेकिन उन लोग सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण होते थे। गरीबों को, लोगों की मजबूरियां को वे लोग समझते थे और किसी को वे लोग लूटते नहीं थे, किसी को सताते नहीं थे, किसी को धोखा नहीं देते थे। वे लोग संतुष्ट रहते थे वही रह करके। लेकिन राजा और राजा की जो तलवारें थी वो शून्य पड़ जाती थी इनके आगे। आगे देखो, ए नेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन, ए नेशन विथ constitution like this fitter to teach others than to learn from others। कराए कि जिस राष्ट्र में, जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान से परिपूर्ण देश अगर है तो उस देश में अगर संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, संविधान को पालन कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उन लोगों को कहीं से सीखने के बजाय दूसरों को सिखा सकते हैं, लेकिन कहीं से कुछ सीख नहीं सकते हैं क्योंकि उनको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बता रहे हैं महात्मा गांधी। आगे देखो, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास कोर्ट भी था, कोर्ट अदालत। ऐसा नहीं था कि उस समय न्यायालय अदालत नहीं था, उस समय भी था, लेकिन उस समय न्याय दिलाने वाले लोग इतने ईमानदार थे कि गरीब लोगों को लूटते नहीं थे, गरीब लोगों को सताते नहीं थे, गरीब लोगों को सहायता करते थे वे लोग। आज की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो जिस तरह से वकील जो हैं, जिस तरह से डॉक्टर जो हैं, जिस तरह से लोगों की मजबूरी को नहीं समझ पाते हैं, ऐसा पहले नहीं था। उस समय भी कोर्ट था, उस समय भी न्यायालय था, लेकिन क्या था देखो आगे बताया जा रहा है। नेशन हैड कोर्ट्स, लायर्स एंड डॉक्टर्स, सब थे, वकील भी थे जो कोर्ट में रहते हैं, और डॉक्टर भी हम लोगों को इलाज करते थे। मतलब कोर्ट में नहीं, ऐसे भी डॉक्टर अलग थे, इलाज करते थे, लेकिन लोगों की मजबूरी को लोग समझते थे। ऐसा नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति गया बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है तो उसका इलाज नहीं होता था। उस समय के लोग इतने ईमानदार होते थे, उस समय के लोग इतने सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण होते थे कि वे लोग एक दूसरे की मजबूरी को समझते थे। आगे देखो बाबू, कह रहा है कि बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स, सब थे, लेकिन सब के विद इन का मतलब होता है के अंतर्गत सब लोग रहते थे। क्या चीज के अंतर्गत? तो बाउंड के अंतर्गत। बताओ बाउंड बन क्या होता है? बंधन, सबका बंधन था, सीमा था, सीमा से बाहर कोई नहीं होता था। उनको सब पता था कि जब हम डॉक्टर हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है। अगर कोई गरीब व्यक्ति आए, उसके पास पैसा न हो तो उसका भी इलाज होना चाहिए। और पहले के लोग इलाज करते थे, पहले के जो लायर होते थे, जो वकील होते थे, वो वकील भी इन सभी चीजों को जानता था और लोगों को लूटता नहीं था। जितना जरूरी था बस उतना ही काम। लेकिन वही आज अगर देखा जाए तो आज एक ही केस या एक ही उस प्रकार की चीजों को सोल्व करने के लिए एक बार नहीं 10 बार बुलाया जाता है।
और 10 बार क्यों बुलाया जाता है? हाँ, पैसा के ही लिए। मतलब आज के जो लोग हैं एक दूसरे की मजबूरी को नहीं समझ पा रहे हैं और बस खाली लूटने पर पड़े हुए हैं, यही चीज है। आगे देखो बाबू, एवरीबॉडी न्यू, प्रत्येक व्यक्ति जानते थे दैट दी प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, सब कोई जानते थे कि अगर एक दूसरे को हम लोग लूटना शुरू करेंगे तो ये हमारे लिए सुपीरियर नहीं है। सुपीरियर नहीं मतलब हमारे लिए उचित नहीं है, हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मोरीवर, इसके अलावा दीज वकील्स एंड वैद डिड नॉट रोब पीपल, इनके अलावा लॉयर और डॉक्टर्स के अलावा जो वकील, ये क्या बोलते हैं, वकील और जो वैद होते थे वो डिड नॉट रोब पीपल, ये भी लोगों को लूटते नहीं थे। जैसे मान लो कि वैद वगैरह जो होते हैं, मान लो वहां पर कोई गया दवा वगैरह के लिए, तो मान लो पैसा कुछ कम रहता था तो उसको सपोर्ट कर दिया जाता था, उसको जो है ना वहां से भगाया नहीं जाता था। मतलब इस प्रकार की चीजें हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति में था, पुराने लोग इस प्रकार से अपना जीवन जीते थे। हाँ, कर आए कि दे वर कंसाइडर पीपल डिपेंडेंट, वे लोगों का निर्भर माने जाते थे, मतलब लोगों पर ही निर्भर रहते थे, लोगों पर निर्भर रहते थे कि मतलब लोग आए, जितना बने उतना ही वे लोग सपोर्ट करें, मतलब अपनी तरफ से नहीं कहते कि हमको इतना चाहिए और उतना न मिलता था तो ऐसा नहीं कि उन लोगों को इग्नोर कर दिया जाता था, ऐसा उस समय की भावना लोगों को नहीं थी। एंड देयर मास्टर्स जस्टिस वाज टोलेरेबली फेयर, और जो जस्टिस था, जो न्याय उस समय होता था ना, बिल्कुल फेयर होता था। फेयर मतलब ऐसे गोरा होता है, लेकिन फेयर का मतलब ये समझना कि बहुत अच्छा से न्याय उन लोग को मिलता था। जो व्यक्ति टोलेरेबली मतलब ये कहो कि बिल्कुल अच्छे ढंग से, जो है ना, हद तक भी कह सकते हो, हद तक मतलब अच्छा होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, देयर वर नो डाउट टू ल्योर पीपल इनटू देम, उस समय लोगों को लुभाने की प्रथा नहीं थी, लुभाने की प्रथा नहीं थी, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रथा नहीं थी कि हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें और ज्यादा से ज्यादा उससे पैसा का डिमांड करें, उस समय ऐसा नहीं था। और दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, मतलब ये समझो कि पूरे देश में जो है ना इस तरह की चीजें थी, ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह था, पूरी कैपिटल में था। कैपिटल मतलब तो ऐसे राजधानी होता है, लेकिन राजधानी नहीं, ये समझो कि पूरे कंट्री में था। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली, और जो सामान्य लोग होते थे ना वो स्वतंत्र रहते थे, उन्हें कोई सताता नहीं था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ा करता था, उन्हें कोई लूटता नहीं था, मतलब एकदम स्वतंत्र रहते थे। और क्या, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और सब अपना अपना जो है ना व्यस्त रहते थे, क्या चीज में, एग्रीकल्चर में और ऑक्यूपेशन में, माने कहो कि कृषि, और सब अपना अपना पेशा में व्यस्त रहते थे। एंड दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और लोग आनंद लेते थे कहाँ रह करके, गाँव में, घरों में, घरों के वातावरण में, गाँव के माहौल में रह करके हमारे पूर्वज लोग आनंद उठाते थे। आगे देखो, ये B11 जो है इसको जो है मतलब सोल्व करा दिया जाएगा पैकेज के द्वारा। आगे देखा जाए 9, कह है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, महात्मा गांधी का कहना है कि भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा वर्णन किया गया, भारतीय सभ्यता के बारे में जिसे मैंने वर्णन किया, हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरी, ऐसा ही वर्णन किया जाना चाहिए किसके द्वारा, तो इट्स वोटरी, वोटरी मतलब होता है समर्थक, ऐसा ही वर्णन किया जाना चाहिए किसके द्वारा, तो इसके समर्थक के द्वारा। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेन्ड परफेक्शन, ये दुनिया के कोई भी व्यक्ति अगर जिसके पास सभ्यता और संस्कृति नहीं है, वो आदमी परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकता है, ये कहो कि सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। भले ही वो आर्थिक स्थिति में कितना बड़ा बड़ा मशीनरी चीज का आविष्कार कर दे, वो अलग चीज है, लेकिन जिस व्यक्ति के पास सभ्यता और संस्कृति नाम का चीज नहीं रहेगा, वो आदमी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा कहना है महात्मा गांधी का। आगे देखो बाबू, द टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होता है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, हमारी सभ्यता जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इसका प्रवृत्ति है कि बढ़ावा देता है, एलिवेट करता है, बढ़ावा देता है, क्या चीज का बढ़ावा देता है, इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, मोरल मतलब नैतिक, और बी बना, बी से बीइंग बना, बी मतलब होना, मतलब हमारी सभ्यता क्या सिखलाता है, नैतिक होने के लिए सिखलाता है, हमें सिखलाता है कि तुम परिवार में रह रहे हो, तुम समाज में रह रहे हो, तुम अपने घर में हो तो किसके साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, किस ढंग से रहना है, किस तरह के खान पान होना चाहिए, किस तरह के कपड़ा तुम्हें पहनना है,
इन सभी चीजों को सिखलाने का काम करता है हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर। दैट ऑफ द वेस्टर्न, वही अगर पश्चिमी की अगर बात करें, पश्चिमी देश की सभ्यता के, तो क्या करता है सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। हमारा देश की जो सभ्यता है वो बढ़ावा देता है मोरल होने के लिए, मोरलिटी होने के लिए। लेकिन वही अगर वेस्टर्न कंट्री की सभ्यता को देखे, पश्चिमी देश की सभ्यता को देखे, तो क्या करता है इमोरलिटी को बढ़ावा देता है। इमोरलिटी मतलब अनैतिकता को क्या करता है बढ़ावा देता है। आगे देखो बाबू, द लेटर इज गॉडलेस। लेटर कहा जा रहा है वेस्टर्न कंट्री के लिए, जो बाद में यहाँ लिखा गया है। लेटर इज गॉडलेस। गॉडलेस मतलब भगवान में विश्वास करने से विहीन, मतलब ये समझो कि भगवान में विश्वास करने वाला कोई नहीं है। कौन सा? पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है ना, उस सभ्यता में रहने वाले जीने वाले लोग जो हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहा है बाबू, फॉर्मर इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। लेकिन प्रारंभ वाला जो हमारा सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन, ये क्या करता है, तो ये बिलीफ इन गॉड पर आधारित है, मतलब भगवान में विश्वास करने पर आधारित है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री की सभ्यता गॉडलेस है। गॉडलेस मतलब नास्तिक कह सकते हो, क्या चीज? नास्तिक। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर ब्रेड। समझने की कोशिश करो। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारत से प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए कि पुरानी सभ्यता से वैसे ही क्लिंग्स करके रहे। क्लिंग मतलब होता है चिपके रहना, जुड़े रहना। भारत को प्रेम करने वाले, भारत के पुरानी सभ्यता को चाहने वाले लोगों को चाहिए कि पुरानी सभ्यता से हम लोग वैसे ही चिपके रहें, जैसे कि देखो बता रहे हैं आगे, जैसे कि ए चाइल्ड क्लिंग्स टू मदर ब्रेस्ट। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपका रहता है, ठीक उसी तरह से हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग पुरानी सभ्यता संस्कृति से वैसे ही चिपके रहे। जैसे कि एक छोटा बच्चा को जब भूख लगता है तो अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है, ठीक वैसे ही हम लोग को भी पुरानी सभ्यता और संस्कृति से चिपका रहना चाहिए। इसके बाद देखो बाबू पैराग्राफ 10, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी का कहना है कि मैं पश्चिमी से घृणा करने वाला नहीं हूं। अगर लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं पश्चिमी देश से घृणा कर रहा हूं, करेंगे मैं घृणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। देखो आगे कह रहे हैं, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट। मैं पश्चिमी देश की जो सभ्यता है ना उसका आभारी हूं। मैं पश्चिमी देश की जो सभ्यता उसका आभारी हूं। अब बताओ आभारी क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये जो है ना उसको ये चीज कर रहे थे कि मतलब सभ्यता उसकी संस्कृति जो हमारे जैसा नहीं है। अब आभारी क्यों? तो देखो आगे बता रहे हैं, टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न। आभारी इसलिए है कि तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? तो मैंने सीखा कि अगर तुम्हारे ही जैसा हमारे भी पूर्वज लोग नकल करके रखे होते ना हमारी सभ्यता, तो हमारी सभ्यता क्या होती? नष्ट हो जाती। इतनी लंबे समय तक करे कि मैं तुम्हारा नफरत, मैं तुम्हारा घृणा करता नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं ना कि मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। मैं तुमसे बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? कि अगर तुम्हारे ही जैसा हमारा होता तो हम क्या होते? नष्ट हो जाते, हमारा सभ्यता कभी खत्म हो जाता। बताओ यूरोप के लोग कहाँ के लोगों के द्वारा लिखे गए सभ्यता संस्कृति से सीखे थे वे लोग? ऑब्जेक्टिव पूछता है ग्रीस एंड रोम, या फिर कह सकते रोम और ग्रीस। हाँ चलो आगे देखो, कह रहा है कि मैंने जो तुमसे सीखा ना इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। आगे देखो बाबू, बट आई थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहा है कि लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी आभारी हूं। अब बताओ आधुनिक सभ्यता का क्यों आभारी है? तो देखो, फॉर टीचिंग मी, जो मुझे पढ़ाया। आधुनिक सभ्यता जो है, जो प्रोग्रेस होना शुरू हो गया है, उन्हीं के काल से शुरू हो गया था। ये कह रहा है कि इसने ये मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। कौन सी सभ्यता? नहीं, मॉडर्न सभ्यता, हमारी इंडिया की सभ्यता बहुत कुछ हमें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? ये देखो, दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट फुलेस्ट हाइट। सिखा यही रहा है कि अगर भारत को हम फुलेस्ट हाइट तक ले जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मैं अवश्य अपने देशवासियों को कहना चाहता हूं
frankly स्पष्ट रूप से that after years and years of experience modern civilization I have learned one lesson from it. इतने एक्सपीरियंस, इतने अनुभव के बाद मैंने इसे एक पाठ पढ़ा, मॉडर्न सिविलाइजेशन से सीखा कि एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट। मैंने जो इतना अनुभव किया, मैंने जो इससे सीखा, इससे हम यही कह सकते हैं कि हर हाल में मॉडर्न सिविलाइजेशन से शन किया जाए। शन मतलब SHUN, शन मतलब होता है दूर रहना, परहेज करना। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि मैं इसको धन्यवाद देता हूं कि मैंने इससे जो सीखा, इसके लिए मैं इसको यही कहूंगा कि हर हाल में तुमसे लोग दूर रहे। किसको से? मॉडर्न सिविलाइजेशन की एंशिएंट सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन से। आगे देखो बाबू, आगे 11 में कह रहा है पैराग्राफ 11 में कि व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन। कह रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है? आधुनिक सभ्यता क्या है? तो इट इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल। ये पूरी तरह से भौतिक का पूजा है, वस्तु पूजा है, ये कह सकते हो। आज का युग वस्तु पूजा हो गया है। आज का युग पूरी तरह से हम लोग कहाँ चले गए? वेस्टर्न में। कहाँ चले गए? वेस्टर्न में। एक से एक चीजों का हम लोग निर्माण तो कर रहे हैं, वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रुक करके सोच नहीं रहे हैं कि जो जिस चीज का हम निर्माण कर रहे हैं, क्या ये चीज हमारे लिए उचित है या आगे चल करके हमें नुकसान तो नहीं ना पहुंचा सकता है। थोड़ा समय के लिए हम लोग को क्षणिक सुख मिल रहा है। देखो मॉडर्न युग है तो अब हम भी यूज कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं तो करना ही पड़ रहा है। क्योंकि बताओ, अगर सारा चीज जो है, हम तो बताए तुम लोग कि 100% में अगर 90% लोग ये सोचे कि हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं और 10% का है कि ना हमको पुरानी सभ्यता बढ़िया लग रहा है, तो इस युग में वो आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। वही समस्या है। तो हम भी माइक लगा करके तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की मशीनरी चीज है, लेकिन लगाना पड़ रहा है। न लगाएंगे तो तोहनिए नहीं टिकेगा। तो हाँ, वही बात ना है। चलो आगे देखो। तो कह रहा है कि फॉर टीचिंग मी, हाँ कहाँ थे वो? वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रिटिनर्स। आज के युग, महात्मा ने कहा कि जो मॉडर्न युग शुरू हो गया है ना, लोग रुक करके नहीं समझ पा रहा है कि जो इतना हम मटेरियल का जो है ना यूज कर करके एक से एक मशीन का आविष्कार कर रहे हैं, ये आगे चल के हमको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। सब मशीनरी नहीं, लेकिन 100 में अगर देखा जाए तो 80 से 90% जो चीजें हैं वो हानिकारक पहुंचा ही रहा है। इसीलिए तो बताया गया कि पुराने युग के जो लोग होते थे, तुम सोचो 100+ उनका लाइफ स्पैन होता था। लेकिन आज सोचो, अगर इस व्यू में तुम जी रहे हो कि हम लोग मशीन का सहारा करके हम लोग आराम से जी रहे हैं, तो ये भी तो सोचो कि तुम्हारा लाइफ इतना छोटा कैसे हो गया? तुम्हारा लाइफ इतना छोटा कैसे हो गया? तो ये क्षणिक सुख है। मतलब क्षणिक सुख है, ये समझो कि थोड़ा समय के लिए चीज मिलेगा, आराम मिलेगा, 4 दिन की चांदनी और फिर तो वही चीज है। मतलब थोड़ा समय के लिए सुख मिलेगा, लेकिन सोचो भविष्य में तुम खतरे में जा रहे हो। यही चीज महात्मा गांधी से बतलाने की कोशिश किए हैं। आगे देखो बाबू, आज का जो पूरी तरह से ब्रिटिनस, ब्रिट मतलब पशुता, पशु वाला गुण आज हम लोग के अंदर हो गया है। हम लोग जिस तरह से पशु सोच विचार नहीं करता है, और उसी तरह से हम लोग भी सोच विचार नहीं कर रहे हैं। हम लोग भाग दौड़ की जिंदगी में आज जी रहे हैं। भाग दौड़ की जिंदगी जो है ना हम लोग में है। इट इज अनडल्ट्रेटेड, यह पूरी तरह से मटेरियलिज्म हो गया है। मॉडर्न के जो लोग हैं वो पूरी तरह से क्या हो गए? मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद। क्या होता है? भौतिकवाद हो गए हैं। और क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, ये कुछ है, ये नहीं है। आधुनिक सभ्यता इज नथिंग, आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। If it does not think every step of the triumph of material civilization, अगर कितनों हम लोग मटेरियल को यूज कर करके हम लोग मशीन का सहारा लेंगे, तो हम विजयी प्राप्त करने वाले नहीं हैं। जब तक कि हम लोग पुरानी सभ्यता और पुरानी संस्कृति से जुड़े नहीं रहेंगे, जब तक हम लोग मशीन का यूज करना नहीं रोकेंगे, तब तक हमारा न तो स्वास्थ्य सही रह पाएगा और न हमारा लाइफ जो है वो लंबे समय तक रह पाएगा। ये बात किनको कहना है बाबू? महात्मा गांधी को। आगे देखो बाबू, एंकर, एंसेस्टर, फोरफादर,
फोरफादर मतलब पूर्वज, और एंसेस्टर माने भी पूर्वज। अरे एंकर मतलब होता, बताए थे ना, आशा की किरण, माने भविष्य में जो है ना उसको राह दिखलाने वाला। सीट एंकर ऑफ आवर होप लिखल होगा, हमारी आशा का वो क्या है, एक प्रकार शब्द की किरण। चलो आगे देखो। इट इज संभवतः it is perhaps unnecessary if not useless to weight the merit of the two civilization। संभवतः दोनों सभ्यताओं के गुणों को परखना या तोलना अगर बेकार नहीं तो अनावश्यक जरूर है। कहा कि इट इज लाइकली दैट, यह हो सकता है कि द वेस्ट हैज इवॉल्व्ड ए सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट। महात्मा गांधी का कहना है कि अगर दो सभ्यताओं को कंपेयर करना अगर अननेसेसरी यूजलेस नहीं है तो अननेसेसरी जरूर है। यूजलेस नहीं तो अननेसेसरी जरूर है, क्योंकि तुलना होना चाहिए। तुलना अगर करते हैं दूसरे देश की सभ्यता से तो हमको कम से कम इतना तो पता चलेगा कि हमारी सभ्यता क्या है और उसकी सभ्यता क्या है। तो ये करें कि मतलब अगर बेकार नहीं है तो ये अनावश्यक जरूर है। इसके बाद कह रहा है कि वेस्ट हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट। महात्मा गांधी कहना कि चलो हम तुमको मानते हैं, वेस्टर्न कंट्री को कहना कि चलो हम तुमको मानते हैं कि तुम्हारी सभ्यता तुम्हारा क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट मतलब जलवायु, तुम्हारा जलवायु के लिए, तुम्हारा वातावरण के लिए तुम्हारा ठीक है, क्योंकि तुम्हारा पूर्वज वही माहौल में रहल है। तो कितना हम तुमको सुधारने की कोशिश करेंगे तो तुम नहीं सुधरेगा। हम लोग क्या सुधरेगा, उल्टा इल्जाम किसके ऊपर लगाता है, भारतीय के ऊपर। कहता है कि भारत के लोग इतने हठी हैं, इतने जिद्दी हैं कि कुछ इन लोग के कह दो, इन लोग सुधारने का नाम नहीं लेता। उन लोग अपना स्थिति न देख रहा है। तो ये कह रहा है कि चलो हम तुमको मानते हैं कि स्वीटेड है, सुयोग्य है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर उसका हम नकल करना चाहेंगे ना तो हम नष्ट हो जाएंगे। महात्मा गांधी कहना कि तुम्हारे लिए सही है, लेकिन अगर तोड़ नकल हम करेंगे तो हम क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। Suited to its climate and surrounding, तुम्हारा वातावरण, तुम्हारा जलवायु के लिए तुम्हारा सभ्यता ठीक है। And similarly we have a civilization suited to our condition, और हमारी सभ्यता, हमारी स्थिति, हमारी जलवायु, हमारी वातावरण के अनुसार हमारा सभ्यता ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए रियल में तो तुम हमारा नकल करोगे तो तुम्हारा सुधरेगा, लेकिन हम तुम्हारा नकल करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सभ्यता यहाँ के पूर्वजों ने सोच समझ करके बनाया था, और तुम्हारी सभ्यता सोच समझ करके नहीं बनाया गया है। तुम्हारी सभ्यता को क्या किया गया है, नकल किया गया है। दूसरे जगह से लिखल था, उसको तुमने क्या किया, कॉपी कर लिया, और उसी के बल, उसी के आधार पर तुम आगे बढ़ रहे। आगे देखो बाबू। एंड बोथ आर गुड इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर, और दोनों अपने अपने जगह पर क्या है, गुड है। तुम्हारा भी गुड है और मेरा भी गुड है, लेकिन रियल में देखा जाए तो तुम्हारा उतना गुड नहीं है जितना मेरा है। तुम्हारा अगर हम नकल करेंगे तो हम क्या होंगे, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम मेरा नकल करोगे तो कुछ आज के नहीं, आज की सभ्यता नहीं, आज की युग की सभ्यता संस्कृति नहीं, किस समय की, पुराने युग। आज तो हम लोग खुद नकल करना शुरू कर दिए हैं। एक बार टीवी में दिखा दिया जा रहा है, एक बार फिल्म में दिखा दिया जा रहा है कि इस प्रकार के फैशन मार्केट में हीरो हीरोइन पहन रहा है, तो कल है मार्केट में शुरू हो जा रहा है। सोचो, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गया है। लोग जो है मतलब नकल करने में एक्सपर्ट हो गए। पहले पुराने युग में ऐसा नहीं था। पुराने युग में लोग खलीता पैजामा पहनता था, धोती पहनता था, धोती कुर्ता कितना सुटेबल होता था। लेकिन आज के लोग फटल जींस पहनता है। बताओ, पहले के युग के अगर देखा जाए, आज के 10 साल पीछे जाओ ना, ज्यादा पीछे नहीं, फटा हुआ जींस पहन करके लोग मार्केट तक भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको क्या होता था। देखो आज के लोगों का माइंड कितना चेंज हुआ है, किस तरह से बदल गए हैं। सोचो किस तरह से माइंडों का रहन सहन, इंसानों का माइंड कैसे कन्वर्ट हुआ है। उस समय के लोग जब थोड़ा मोड़ा भी फटा हुआ रहता था, स्कूल लोग नहीं जाता था कि हम स्कूल कैसे जाएंगे, कपड़ा फटा हुआ। आज बताओ, फटल का मैंने पूरा फटल रह रहा है। बताओ, दिल्ली से घूम के आ जा रहा है। अब बताओ, कहीं रिलेशनशिप में जाना है तो जो फटल ना है
उसको छोड़ देगा, और जो फटल है वही पहन के जाएगा। हाँ मैंने वही ससुरारी कहो चाहे जहाँ कहो। गांधी जी का कहना था ना कि फटल पहनो लेकिन गंदा नहीं, तो गंदा नहीं फटल है, लगा भी कैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। हाँ ठीक है, वो चीज था, लेकिन वो किसके लिए? जिसके पास नहीं है कुछ। अब मान लो भिखारी आदमी है तो कहाँ से वो चीज करेगा? लेकिन बताओ तोरा पास अब तू जीन्स फटल पहन, अब बताओ फटल जो जीन्स आ रहा है वो जो ना फटल होगा से दोगुना कीमत पर बिकता है। अब बताओ, यही तो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है। किस तरह से हम लोग चेंज हो गए हैं, इंसानों का माइंड कैसे बदल गया है, यही है हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब अब हम लोग रामायण और महाभारत के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, अब हम लोग जो है ना खोजी बोलते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड के अनुसार चल रहे हैं। पूरी तरह से इंसान का माइंड जो है एकदम कन्वर्ट करके रख दिया है ये सब, जितने भी ये सब चीजें जो है। तो कोशिश किया जाए कि पुरानी सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखा जाए। आगे देखो बाबू, कह रहा है कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता एक विशिष्ट गुण मनुष्य है कि इच्छाओं का अनंत फैलाव। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। अगर देखा जाए तो ये जो आज का जो सभ्यता संस्कृति में जो लोग जी रहा है मॉडर्न में, ये अपने वांट पर, वांट मतलब चाह, अपने चाह को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। रिस्ट्रिक्ट मतलब ये कहो कि लगाम नहीं लगा रहा है, मतलब ये कहो कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इन सब चीजों का आविष्कार कर रहे हैं और बैठ करके वो सोच नहीं रहा है इंसान कि जो हम इस चीज का आविष्कार कर रहे हैं ये भविष्य में हमें कितना खतरा में हमको डाल सकता है। कोई नहीं सोच रहा है, लगाम लगाने को तैयार अपने वांट पर नहीं है। वही अगर हम पीछे जाते हैं पुरानी सभ्यता और संस्कृति में अगर हम प्रवेश करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि उस समय के लोग, ऐसा नहीं था कि उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे लोग उस समय थे, लेकिन चाह करके भी मशीनों का आविष्कार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या होंगे, लेजी हो जाएंगे। कोई भी काम करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी काम करना होगा तो हम लोग हाथ पैर से न करके मशीन का सहारा लेंगे, और मशीन का सहारा लेंगे तो उससे क्या होगा, हम लेजी हो जाएंगे, और लेजी हो जाएंगे तो हमारा जो बॉडी है इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। अब तुम सोचो, जो आदमी एसी में बैठ करके काम कर रहा है या ऐसे भी कहीं आराम से सोए रह रहा है, पड़ल रह रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, वो और एक आदमी जो दिन भर काम कर रहा है, वो दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो किसका लाइफ काल ज्यादा लंबे समय तक हो सकता है, जो काम कर रहा है। क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति का पूरा व्यायाम शरीर में हो जाता है। वही अगर देखा जाए, बताओ हमारे किसानों को अगर देखा जाए, किसान और जो ऑफिस में रह करके काम करने वाले बैठ करके लोग हैं, वो अगर तुलना किया जाए तो किसानों का जो लाइफ है वो उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा रहेगा। उन लोग को देखो, अगर मान लो काम करते करते होता है ऐसा, मान लो कभी हाथ पैर कट छट भी जाता है ना, तो उन लोग अपना ही से ठीक कर लेता है, अपना ही से ठीक, उसमें कपड़ा उपड़ा बांध करके सब ठीक कर लेता है। लेकिन सोचो ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति को अगर एक कांटा भी थोड़ा सा चुभ जाए ना तो यहाँ से हेम्स तक पहुंच जाएगा। सोचो, तो यही स्थिति है, यही कंडीशन है। तो इसलिए कोशिश ये किया जाए, बताओ पुराने जमाने के जो लोग थे वो 100+ किलोमीटर पैदल चल लेते थे, लेकिन आज के लोगों को क्या हो गया कि बुलेटो चाहिए तो भी दूर है, बुलेट भी अगर मिल जाए तो भी आज के लोगों को दूर ही दिखाई देगा। मतलब इस तरह के चीजें जो है, इतना परिवर्तन हमारी सभ्यता और संस्कृति में, लोगों को रहन सहन में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। और आज के लोगों को जब इनको दिमाग में यह है कि आराम हम कर रहे हैं तो आराम करने से उसको लाइफ काल और बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेगा कैसे? आराम क्षणिक सुख न मिल रहा है, क्षणिक सुख मिल रहा है, लेकिन आगे भविष्य के लिए वो क्या है तो हानिकारक। वही चीज बताया जा रहा है बाबू कि जो है ना ह्यूमन वांट पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। और अगर देखा जाए पुरानी सभ्यता के विशिष्ट को देखा जाए तो सिविलाइजेशन इज एन इंपरेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, इन सब चीजों पर पुराने सभ्यता और संस्कृति को जो लोग थे वो लगाम लगाए हुए रहते थे। मतलब ये कहो कि
इन सब चीजों पर लगाम लगा करके रखते थे। द मॉडर्न एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वन, मतलब ये सब चाह पर जो है ना ये कहो कि रेगुलेटिंग करते थे। द मॉडर्न वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस arises really from want of living faith in future a state and therefore also in divinity। डिविनिटी मतलब होता है देवीय शक्ति, मतलब ये कहो कि आज के जो लोग हैं वो देवीय शक्ति में विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज के लोग पूरी तरह से क्या बन गए हैं, भौतिकवाद बन गए हैं। भौतिकवाद का मतलब ये कहो कि वस्तु पूजा, भगवान में कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वही हो गया आज के लोगों को। आगे देखो, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन एराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ, जबकि पुरानी सभ्यता को अगर देखा जाए तो बिलीफ मतलब ये कहो कि विश्वास, माने ये कहा जाए कि एराइजेस फ्रॉम ए बिलीफ often in spite of ourselves in nature and a state and the existence of divine power। ये कहो कि देवीय शक्ति में विश्वास करने पर आधारित था हमारी पुरानी शक्ति, पुरानी सभ्यता और संस्कृति। लेकिन अगर उसको कंपेयर हम आज करेंगे तो आज के लोग जो है वो देवीय शक्ति में कम विश्वास कर रहे हैं, भौतिकवाद में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। आगे देखा जाए बाबू, सम ऑफ 14 देखा जाए, कह रहा है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। अगर देखा जाए तो आज के युग में जो हम लोग इतना मशीनों का खोज कर दिए हैं, आविष्कार कर दिए, एक से एक मशीनों का जो है ना हम लोग इन्वेंशन कर रहे हैं, ये क्या कर दिया हम लोग को, मैडनिंग जैसा कर दिया है। मैडनिंग एकदम पागल जैसा बना दिया है। पागल जैसा इसलिए बना दिया है कि हम लोग को समझ में ना रहा है कि कौन मशीन से कौन काम करे, कौन हाथ से करे, है ना। इस चीज को हम लोग कंफ्यूज में हो जा रहे हैं। इतना ज्यादा हम लोग जो है ना मॉडर्न युग के जो लोग हैं वो चीजों का आविष्कार कर दिए, और अगर उनका हम विरोध करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम ही पागल जैसा हैं। अगर उनका, जैसे आज के युग जो इतना विकास कर रहा है, अगर इसका विरोध करोगे तो खुद से तुम्हारा आत्मा कहेगा कि हम ही क्या हैं, पागलपन नहीं कर रहे हैं। इस तरह के होगा। वी आर इन डेंजर, बट आई हैव नो मैटर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ ए मैन लाइज इन द रेजिस्टेंस। वी आर इन डेंजर ऑफ बाटरिंग अवे द परमानेंट गुड, हालांकि गुड लिखा है, गुड सुनना चाहिए। कह रहा है कि इंसान सोच नहीं रहा है। वी आर इन डेंजर, वी आर इन डेंजर मतलब हम लोग खतरे में हैं, हम लोग खतरे में हैं। क्या चीज को लेकर खतरे में है, बाटरिंग अवे, बाटरिंग मतलब आदान प्रदान करना, और क्या, बाटिंग अवे द परमानेंट गुड्स फॉर ए मोमेंटरी प्लीजर। ये जो वस्तुओं का आदान प्रदान हम लोग कर रहे हैं, वस्तुओं का उपयोग करके हम लोग एक से एक मशीनरी चीज का निर्माण कर रहे हैं, इससे हमको मोमेंटरी प्लीजर तो मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा, क्षणिक आनंद मिलेगा, लेकिन इससे हम लोग डेंजर में जा रहे हैं। इससे हम लोग क्या चीज में जा रहे हैं, खतरे में जा रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखा जाए, विशेष नेक्स्ट 15 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं 15 पैराग्राफ में नेक्स्ट वीडियो में।